नमस्कार बच्चों, बाल दोस्तों, होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हाथी की विभिन्न क्रियाओं को लेकर एक सुंदर कविता आपके पाठ्य पुस्तक में 5वें क्रम पर दी गई है, जिसके रचनाकार है प्रयाग शुक्ल जी। इस कविता का शीर्षक है धम्मक धम्मक आता हाथी। बाल दोस्तों, आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे, तो आप कृपया पृष्ठ क्रमांक 24 निकालें और साथ ही साथ आपको अपनी जो कॉपी बुक है उसको भी साथ में रखना है और एक पेन भी रखनी है। जहां जहां भी आपको ऐसा लगे वहां आपको अपनी कॉपी बुक में लिखते चलना है बाल दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। बाल दोस्तों, सबसे पहले हम इस कविता का गान करेंगे। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर प्रयाग शुक्ल जी ने हाथी की विभिन्न क्रियाओं को और वो जो क्रिया करते हैं इसके आधार पर हमको सुंदर कविता का निर्माण करके यहाँ पर दिया है। आइए बाल दोस्तों, अब हम इस कविता के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। बाल दोस्तों, यहाँ से जो चर्चा हो रही है इसके आधार पर आपको आपकी जो कॉपी बुक है इसमें साथ में लिखते चलना है। बाल दोस्तों, यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उनको हमें पढ़ना है और समझना है। हमें यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है उठाना। तो देखिए, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं एक हाथी हमको दिखाई दे रहा है। उसने अपने दोनों पैर, आगे वाले जो दो पैर है आप देख सकते हैं, और सूंड दोनों उठा के रखी है। अर्थात हम समझ सकते हैं उठाने का अर्थ है जो हम पैर या हाथ ऊपर की ओर करते हैं उसे उठाना कहते हैं। तो बाल दोस्तों, उठाना शब्द तो हम समझ गए हैं। आपकी किताब में आप देखिए, उसके सामने आपको एक दूसरा शब्द दिया गया है। उस शब्द को हम देखते हैं। शब्द है सामने गिराना। तो इसकी क्रिया को हम देखते हैं बाल दोस्तों। देखिए, पहला जो चित्र है इसमें हाथी ने अपने पैर और सूंड उठा के रखी है। वहीं दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि हाथी ने अपने पैर और जो सूंड है वह नीचे रखी है, अर्थात के गिरा के रखी है, नीचे की ओर है। बाल दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमें पहला जो शब्द दिया गया था उठाना और उसके सामने जो शब्द दिया गया है गिराना, ये विलोम शब्द है। इसे विपरीतार्थक शब्द भी हम कह सकते हैं। इसे सरल भाषा में हम कहें तो विरुद्धार्थी शब्द भी हम कह सकते हैं। ये पहली जोड़ विरुद्धार्थी शब्द की हुई। वैसे तो आपकी किताब में दी गई है, लेकिन ये समझ के लिए आपको।
आगे का हमारा जो शब्द है इसे देखें। आगे हमें शब्द दिया गया है आना। इस क्रिया को समझने के लिए हम इस चित्र को देखते हैं। देखिए बाल दोस्तों, यहां पर हमें 4 हाथी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो आ रहे हैं, आने की क्रिया हो रही है। अब इसके सामने हमें कौन सा शब्द दिया गया है, इसको देखते हैं। जाना। आने के सामने हमें किताब में शब्द दिया गया है जाना। इस क्रिया को समझने के लिए चित्र को देखते हैं। देखिए, पहले चित्र में हाथी जो है वह आ रहे हैं, वहीं दूसरा जो चित्र है इसमें आप देख सकते हैं कि हाथी का जो झुंड है वह जंगल की ओर वापस जा रहा है, अर्थात कि जाने की क्रिया वे कर रहे हैं। तो यहां पर भी हमें विलोम शब्द मिले आना, इसका विलोम होगा जाना। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। अब देखिए अगला शब्द कौन सा है। अगला शब्द हमें दिया गया है बड़ा। इसको समझने के लिए हम इस चित्र को देखते हैं। देखिए, पहले भी हमने बताया था कि हाथी जो होता है वह बहुत बड़ा प्राणी होता है। यहां पर भी हमें बड़ा हाथी दिख रहा है। तो बड़ा जो शब्द है इसके सामने आपको एक शब्द दिया गया है, वह है छोटा, यानी कि बड़ा जो है इसका विलोम शब्द होगा छोटा। इसको समझने के लिए हम चित्र देखते हैं। तो देखिए, पहले चित्र में जो हाथी है वह दूसरे चित्र के मुकाबले बड़ा है और दूसरे चित्र का जो हाथी है वह बहुत छोटा है, अर्थात कि हमें अब पता चल गया है कि बड़ा जो होता है इसका विलोम शब्द होगा छोटा। ठीक है बच्चों, आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है ऊंचा। इस शब्द को समझने के लिए हम ये चित्र देखते हैं। देखिए, यहां पर आपको एक पर्वत दिखाई दे रहा है, उसकी टोच बहुत ही ऊंची है। देखिए, इसके सामने हमें शब्द दिया गया है नीचा। ऊंचा का विलोम हमें दिया गया है नीचा। इसको समझने के लिए हम इस चित्र को देखते हैं। देखिए बाल दोस्तों, जो पहला चित्र है इसमें जो पर्वत है उसके मुकाबले दूसरे चित्र का जो पहाड़ है वह थोड़ा नीचा है, अर्थात कि अब हम समझ सकते हैं कि ऊंचा जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा नीचा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे का शब्द देखते हैं। आगे हमें शब्द दिया गया है पकड़ना। इस शब्द को समझने के लिए हम इस चित्र को देखते हैं। एक छोटी सी जो चिड़िया है इसको हाथों में पकड़कर रखा है, यानी कि अब हम समझ सकते हैं कि पकड़ने की क्रिया किस प्रकार होती है। आप देखिए उसके सामने कौन सा शब्द दिया गया है, छोड़ना, अर्थात कि जो पकड़ना शब्द है इसका विरोधी शब्द होगा छोड़ना। इस क्रिया को समझने के लिए हम इस चित्र को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि एक परिंदे को अपने हाथों से छोड़ रहे हैं, उसे आकाश की ओर छोड़ रहे हैं। तो बाल दोस्तों, अब हम समझ सकते हैं कि पकड़ना जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा छोड़ना। तो बाल दोस्तों, हमने यहां पर कुछ शब्द देखे, इनके विलोम शब्द किस प्रकार बनते हैं इसको भी हमने देखा। अब आप विलोम शब्द बनाना सीख सकते हैं। आगे आपको इसी प्रकार के विलोम शब्द बनाने होंगे। विलोम का अर्थ होता है विरोधी। जो शब्द हमें दिया जाता है इसका विरोधी शब्द हम देते हैं तो इसे विलोम शब्द कहते हैं। आइए बाल दोस्तों, अब हम हमारा जो अभ्यास है इसका अगला प्रश्न देखते हैं। बाल दोस्तों, हमने विलोम शब्द के बारे में
जाना। जो विलोम शब्द हमें मिले हैं इसके आधार पर यहां पर हमें वाक्य बनाने हैं। हमें एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे पहला जो हमारा शब्द था इसको उदाहरण के रूप में लिया गया है। यहां वाक्य बनाया गया है, गिरे हुए को उठाना चाहिए। हाँ बाल दोस्तों, आप अपनी ओर से भी उठाना शब्द को लेकर वाक्य निर्माण कर सकते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं। इसका जो विरुद्धार्थी शब्द था वह था गिराना या गिरना। तो इसका हमें यहां पर वाक्य प्रयोग किया गया है। जैसे देखें, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। तो यहां पर वाक्य दिया गया है। आना जो शब्द है इसके आधार पर वाक्य हमें दिया गया है। मेरे घर पर तुम आना। हमें जो दूसरा विलोम शब्द की जोड़ थी उसमें आना शब्द था, तो यहां पर आना शब्द आया है। आप भी आना शब्द मिले, आना शब्द आए, ऐसा वाक्य निर्माण कर सकते हैं। इसका विरुद्धार्थी शब्द था जाना। इसके आधार पर हमने यहां पर एक वाक्य बनाए हैं, आप देख सकते हैं। मेरे घर से तुम मत जाना। जाना यहां पर जो शब्द है इसको इस पर गौर कीजिए। आपको भी जाना शब्द के आधार पर वाक्य का निर्माण करना है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य में मिला, यह घोड़ा सबसे छोटा है। तीसरे क्रम पर बाल दोस्तों जो शब्द दिया गया था वह था छोटा, और इसके सामने हमें विरुद्धार्थी शब्द दिया गया था बड़ा। यहां पर बड़ा शब्द को लेकर वाक्य बनाया गया है। यह घोड़ा सबसे बड़ा है, अर्थात छोटा और बड़ा विलोम शब्द के हमें वाक्य इस प्रकार हम बना सकते हैं। अगला शब्द था हमारा ऊंचा। इसके आधार पर यहां पर वाक्य है, वह पेड़ बहुत ऊंचा है। इसके सामने विरुद्धार्थी शब्द था नीचा। तो इसमें वाक्य बनाया गया है, वह पेड़ काफी नीचा है। यहां पर ऊंचा और नीचा इन दो विलोम शब्दों के आधार पर वाक्य बनाए गए हैं। अगला शब्द था हमारा पकड़ना। इसके आधार पर हमने वाक्य बनाया है, पंछी को पकड़ना अच्छी बात नहीं है। तो इसके सामने हमें विरुद्धार्थी शब्द दिया गया है छोड़ना। इसमें इसके आधार पर हमने वाक्य बनाया है, उस बदमाश को छोड़ना नहीं। यानी कि पकड़ना और छोड़ना दोनों शब्द के आधार पर यहां पर हमने वाक्य बनाए हैं। तो बाल दोस्तों, हमने यहां पर जो विलोम शब्द हमारे सामने थे उसके आधार पर वाक्य बनाने का प्रयत्न किया है। हाँ, आपको भी घर पर इन शब्दों को लेकर नए नए वाक्य अवश्य बनाने हैं। बाल दोस्तों, हमारे स्वाध्याय का जो पहला प्रश्न है वह उनमें हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हालांकि यहाँ पर प्रश्नों की चर्चा भी हम करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वह इस प्रकार है, हाथी किस तरह से आता है? हमने कविता जब पढ़ी तभी पहली जो उसकी पंक्ति थी इसमें बताया गया था कि धमक धमक आता हाथी, अर्थात इसका उत्तर इस प्रकार होगा, हाथी धमक धमक तरह से आता है। धमक अर्थात तेज चाल से आना, इसके लिए यहां पर धमक धमक शब्द हमें दिया गया है।
बाल दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको साथ में अपने कॉपी बुक में लिखते चलना है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। वैसे बाल दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हाथी पानी ही नहीं लेकिन अपनी जो सारी क्रिया खाने की आदि जो होती है वह भी अपने सूंड के द्वारा वह करता है। ठीक है बाल दोस्तों, चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? तो हमारा उत्तर होगा, हाथी केले खाकर किसी को बताता नहीं है। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अब हम चौथे प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? हाथी जो है वह अपनी सूंड में पानी भरता है, ये तो हमने पहले देखा, लेकिन ये जो पानी है वह कहाँ पर डालता है और क्यों? तो इसका उत्तर हम देखिए, हाथी पानी अपने शरीर पर डालता है। क्यों डालता है बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया, नहाने के लिए। वह स्नान करने के लिए अपनी सूंड में पानी भरता है और अपने शरीर पर डालता है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रश्नों की और उसके उत्तर की चर्चा की। आपने अपने कॉपी बुक में इसको अवश्य लिखा होगा। बाल दोस्तों, ये जो पूरी कविता है ये हाथी के विषय पर है। तो आइए इस हाथी के अंगों का हम परिचय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमें एक हाथी का चित्र दिया गया है। हम बारी बारी से इसके अंगों की चर्चा करेंगे। पहला हमें शब्द दिया गया है सूंड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाथी है उसने अपनी सूंड उठा के रखी है। बहुत बड़ी सूंड होती है हाथी जी का। अगला अंग है दांत। बच्चों, हमारे भी दांत होते हैं, लेकिन यहाँ पर हाथी के जो दांत होते हैं वह विशिष्ट प्रकार के होते हैं, बाहर निकले हुए बड़े बड़े होते हैं और श्वेत रंग के होते हैं। अगला अंग देखते हैं बच्चों, मुख। आप देख सकते हैं हाथी का मुख भी बहुत बड़ा होता है, इससे वह अपना खाना खाता है। आगे का अंग देखें, पैर। हाथी के जो पैर होते हैं बहुत बड़े होते हैं, स्तंभ के समान होते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पैर हैं हाथी के। अब अगला अंग देखते हैं। हाथी का अगला अंग है पेट। हाथी का जो पेट होता है बहुत बड़ा होता है और गोल मटके जैसा होता है, आप देख सकते हैं। अगला अंग देखते हैं। अगले अंग पर है दुम। हाथी की जो दुम होती है वह छोटी होती है। अगला अंग है कान। हाथी के जो कान होते हैं बच्चों वे सूप के समान होते हैं, आप देख सकते हैं बड़े बड़े होते हैं। अगला अंग है आँख। हाथी की जो आँख होती है शरीर के मुकाबले हम देख सकते हैं कि थोड़ी छोटी होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने हाथी के अंगों का परिचय प्राप्त किया। बाल दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको कहानी सुनना बहुत पसंद है, तो आइए अब हम चित्र के आधार पर एक कहानी सुनते हैं।
किसी घने जंगल में एक शेर रहता था। वह रोज कई जानवरों का शिकार करता था। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवा और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। शेर ने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूं, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास और कोई चारा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना चतुर भी था। उसने अपनी जान बचाने की एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा। तब नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर कहा, महाराज, रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैं अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहा हूं। तब वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो
उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया। शेर ने दहाड़ कर कहा, जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। शेर ने कहा, तुम यह बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आते देखकर वह किले में घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो बाल दोस्तों, आपको कहानी सुनने का मजा आया ना? अब आप इसी प्रकार चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण करना। अब समय है आज के प्रश्न का। आज का सवाल, इस कविता के रचनाकार कौन है? आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला विनय महाराज, दूसरा प्रयाग शुक्ल, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा प्रेमचंदी। इस प्रश्न का उत्तर आपको आज शाम 8 बजे से पहले नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर भेज देना है। टोल फ्री नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 6 3 5 7 3 9 9 4 0। धन्यवाद।